जो हमारा विषय है वो बेसिकली 3 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बारे में है और वो है माझगांव डॉक्स लिमिटेड (MDL), कोचिन शिपयार्ड (CSL) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL). बट उसके पहले जो पिछला क्लास हमने लिया था, क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं, तो उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे ताकि हम वहां तक पहुंचे जहां पे आज हम जिसकी क्लास ले रहे हैं। तो इसी के तहत हम पहले डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और उसके बाद आगे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के बारे में और फिर चलेंगे हम जो मेन विषय है उसके बारे में। तो संक्षिप्त में मैं ये बता रहा हूं। तो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो कि डिफेंस से संबंधित रखती हैं और जहां वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो प्योर डिफेंस से ही रिलेटेड है। हालांकि आज की तारीख में अखिलेश जी एक सेकंड, तो कई बच्चे हैं यहाँ पर जो अंडरटेकिंग्स जब डिफेंस से संबंधित सामान बनाती हैं तो उनको बोलते हैं डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अभी शुरू में तो हमारे पास 9 ऐसे DPSUs थे, इनका शॉर्ट फॉर्म है DPSU, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और इसके साथ ही साथ जो है 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी। अभी यही 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो थी उनको जो है हाल ही में 2 साल के अंदर ही उनको अमेलगेमेट करके एक साथ करके 7 और DPSUs बना दी गई हैं। तो आज की तारीख में टोटल भारत के अंदर 16 DPSUs हैं। इनका कंट्रोल जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे आता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन DDP है। वहाँ पे एक सेक्रेटरी उसका बॉस है, सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर, IAS ऑफिसर उसका बॉस रहता है। अभी ये DPSUs है गवर्नमेंट, टोटली गवर्नमेंट ओन्ड है। हालांकि हाल में अभी इनका निजीकरण होना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा करके इनके शेयर्स अलॉट हो गए हैं, जैसे बेल का हो गया है, HAL का हो गया है, BDL का हो गया है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि जनता भी इसके अंदर अपना हाथ बटाए, पैसा लगाए, ताकि जो पूरा प्योर गवर्नमेंट वाला हाल नहीं रह जाए और इनका जो चाल चलन है एक किसी कॉर्पोरेट, यानी गवर्नमेंट का जो प्योर गवर्नमेंट का ओनरशिप होती है तो गवर्नमेंट वो सारी चीजें जो है बहुत धीरे धीरे चलती हैं, खरामे खरामे चलती हैं। लेकिन जब थोड़ा सा कॉर्पोरेट कल्चर आ जाता है तो उसकी रफ्तार थोड़ी बढ़ जाती है और आउटपुट भी अच्छा हो जाता है। उनकी जवाबदारी हो जाती है कि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट दिखाएं, नहीं तो उसे जवाबदेही होगा जो भी हेड होगा वहां पे कि आप कर क्या रहे हो। अभी जो DPSUs जो बनाई गई थी तो बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और उनका मेन पर्पस था कि पहले तो प्रॉफिट तो कमाना ही है गवर्नमेंट के लिए, उसके बाद अगर प्राइवेट सेक्टर में किसी चीज को बनाने के लिए मोनोपोली है तो उसको तोड़ना, और डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट है खास तौर से लड़ाई के समय में तो उनको वो वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रदान करना, और ओवरऑल फाइनेंशियल और डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स थे। साथ ही साथ गवर्नमेंट का ये भी था कि ये सारी जो DPSUs हैं पूरे देश भर में फैलाई गई हुई हैं ताकि हर जगह, हर स्टेट के अंदर लोगों को नौकरी भी दी जा सके। अब ये कौन कौन सी 16 DPSUs हैं उनके नाम मैं गिनाना चाहूँगा। सबसे पहली है HAL जो हवाई जहाज बनाती है, और आजकल ये बहुत रफ्तार से देख रहे हैं हम कि हमारी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, तो ना सिर्फ हवाई जहाज बनाती है बल्कि उनका मेंटेनेंस भी करती है। तो जितने फाइटर एयरक्राफ्ट आपने नाम सुने होंगे, चाहे वो MiG-21 है, MiG-29 है, चाहे जगौर है, चाहे Su-30 है, और तेजस हाल भी बताया है। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स हैं, उनका भी मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस सभी ये HAL की फैक्ट्रीज करती हैं। टोटल 5 यूनिट्स हैं, 20 प्रोडक्शन डिविजन्स हैं और 11 R&D सेंटर्स हैं। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
इसकी 9 यूनिट्स हैं और जैसा नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित सामान बनाते हैं, खास तौर से रडार क्षेत्र में। सिविल के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी बनाती हैं। भारत मिसाइल बनने लगे हैं, जैसे कि सरफेस टू एयर मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइल्स। तो ये सभी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को सौंपा गया है। इसकी 3 यूनिट्स हैं। नेक्स्ट है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये इसकी 9 यूनिट्स हैं और ये हैवी इंजीनियरिंग या रोड कंस्ट्रक्शन, रेल कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन में इनका इक्विपमेंट काम आता है और बड़े बड़े पहाड़ी भी काट के प्लेन बनाते हैं और उसके ऊपर ये कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है। अगला है 5वां मिश्र धातु निगम, मिधानी शॉर्ट में बोलते हैं इसको। और मिश्र धातु जो है अलग अलग प्रकार के अलॉयज बनाते हैं। अभी ये जो डिफेंस का सामान बनता है तो मात्र स्टील से या आयरन से नहीं बनता या एल्यूमिनियम से नहीं बनता, ये अलॉय इसमें यूज होता है जिसमें कि ताकत ज्यादा होती है और जब दुश्मन गोलाबारी बमबारी करे तो उसको सहारने की शक्ति भी होती है। तो और इसका सबसे उदाहरण सबसे अच्छा जो उन्होंने आज तक बनाया है, जो कि वर्ल्ड फेमस है, वो है कंचन आर्मर। और कंचन आर्मर के नाम पर ही हैदराबाद में एक जगह है कंचन बाग, जहां पे इनका हेडक्वार्टर भी स्थित है। इसके बाद जो है 4 शिप कंपनीज हैं डीपीएसयूज, जो कि शिप बिल्डिंग से संबंधित हैं। सबसे पहले है मजगांव डॉक्स लिमिटेड एमडीएल, गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जीआरएसई जो कलकत्ता में है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो गोवा में स्थित है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो विशाखापट्टनम में है। अब ये मेन हो गए 9 डीपीएसयूज। इसके अलावा जो मैंने अभी पहले हाल में बताया था कि 7 और डीपीएसयूज बनी गई हैं, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को जोड़कर बनाई गई हैं। वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है तो अलग अलग शहर में स्थित, लेकिन उनको बॉस जो है वो एक कर दिया है। तो सबसे पहले है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स लिमिटेड, एनविल इसको बोलते हैं। ये हथियार बनाते हैं जो कि आम इन्फेंट्री को इस्तेमाल करते हैं। ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड पैराशूट बनाते हैं। ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड जो कि हमारे सोल्जर्स को पहाड़ी इलाके में या उनका जो इक्विपमेंट होता है जिसमें अपना निजी सामान लेकर जाते हैं, वो सब चीज बनाई जाती है। आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड बनाई है जो कि टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां का मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस करती हैं। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ये सिर्फ जो गोलियां हैं स्मॉल आर्म्स की और जो आर्टिलरी की गन्स हैं, बड़ी बड़ी गन्स, उनके तोप खाना जो है उसका एम्यूनिशन बनाते हैं ये सारी फैक्ट्रीज। फिर यंत्र इंडिया लिमिटेड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से लिमिटेड है और ये अपना सामान इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड बनाते हैं। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड अभी दुश्मन को देखने के लिए बाइनोकुलर या नाइट विजन डिवाइसेस, जो कि रात में जैसे कि दुश्मन बिल्कुल क्लियर देख सके, थर्मल साइट्स वगैरह होती हैं, उनसे ये संबंधित रखती हैं और वो इसके नीचे आती हैं। तो ये 7 न्यू डीपीएसयूज भी बन गई हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि ये 16 डीपीएसयूज हैं। अभी इसके बाद हम आते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे आज का कार्यक्रम की तरफ। तो इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, अभी इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में 4 तो डीपीएसयूज प्योर डीपीएसयूज बनाई हुई है और एक और है 5वां कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि है तो गवर्नमेंट का ही, लेकिन उसका जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसमें कहीं ज्यादा है। तो ये जो 5 शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हैं अलग अलग तरीके के जहाज बनाती हैं। अभी मैं नाम बताऊंगा आपको कि कौन कौन से जहाज बनाते हैं। वो पहला है मजगांव डॉक्स लिमिटेड, ये सबसे बड़ा कारखाना है और जो स्थित है मुंबई के अंदर, बॉम्बे के अंदर।
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ये स्थित है वास्को डे गामा, गोवा के अंदर। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ये स्थित है कोची, कोची जो कोचिन बोलते हैं जिसको, केरला के अंदर। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ये है विशाखापट्टनम में। और लास्ट में है गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि है स्थित कोलकाता में। तो आप देखो कि कितनी सोच आगे की है कि हर एक फैक्ट्री को इंडिया के, भारत के अलग अलग जगह पर बनाई है। सारी की सारी फैक्ट्री एक ही जगह नहीं बना दी है, और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए, ताकि कोई एक बार में हमला ना हो जाए इनके ऊपर, एक बार में सारा बर्बाद ना हो जाए। इसीलिए इनका लोकेशन जो है देश के अंदर अलग अलग लोकेशन पर स्थित है। हम आएंगे कि कौन कौन से जहाज हमारे भारतीय सेना में, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर, और साथ ही साथ सिविल साइड में भी इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे जो हमारे इंडियन नेवी के पास जहाज हैं, या दुनिया की बाकी नेवीज के पास भी होते हैं। सबसे इसमें आता है एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे नाम है इसका, इसके ऊपर हवाई जहाज तैनात रहते हैं। अभी जो हवाई जहाज जो जब उड़ते हैं तो उनकी उड़ान जो है, जितना पेट्रोल वो कैरी करेंगे उतनी तक जा सकती है। और ये जहाज तो समुद्र के अंदर बहुत 1000 किलोमीटर तक जा सकते हैं, दूर दूर तक। तो इससे फायदा ये होता है कि एक ये चलता फिरता हवाई जहाज को उड़ान पट्टी दे देते हैं। अब क्या होता है कि जब जरूरत पड़ेगी तभी हवाई जहाज वहां से उड़ेगा, वरना बैठा रहेगा। तो ईंधन की बचत होती है, और सही वक्त आने पर वो दुश्मन के ऊपर, उसकी नेवल फोर्स के ऊपर अटैक करता है। अभी हमारे पास तो मात्र 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका है, यूएस है, उसके पास कई एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। चाइना के पास भी सिर्फ 3 ही है आज की तारीख में। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रिगेट। फ्रिगेट जो है, फ्रिगेट थोड़ा लाइट शिप होता है, छोटा भी नहीं होता, काफी बड़ा होता है। और उसके बाद एयर डिफेंस यानी एडी गन्स होती हैं, दुश्मन के हवाई जहाज से बचाव के लिए। और एंटी शिप गन्स होती हैं, और मिसाइल्स भी होती हैं। तो आजकल फ्रिगेट के अंदर गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का बहुत चलन है, और अपने इंडिया में भी अभी हमारे पास हो गई हैं फ्रिगेट्स। तो ये जो फ्रिगेट्स हैं, इनका मेन मुद्दा होता है, जो हमारा बैटल कैरियर ग्रुप तब चलता है समुद्र के अंदर, तो उसको प्रोटेक्ट करना दुश्मन के जहाज़ों से और दुश्मन के हवाई जहाज़ों से। इसके आते आता है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर जिस प्रकार से आर्मी में आर्टिलरी होता है, गोलाबारी जो करती है, इसी प्रकार से नेवी के अंदर डिस्ट्रॉयर का वही काम है कि दुश्मन के जहाज़ों के ऊपर गोला बारूद बरसाए। तो अभी फ्रिगेट के पास तो छोटे छोटे गन्स हैं, लेकिन डिस्ट्रॉयर के पास जो है बड़ी बड़ी गन्स हैं। पूरा गोला जो होता है 100 mm का आप लगा लो, अगर आपने कभी देखा है या देखने को मौका मिले तो आपको समझ में आएगा। तो बड़े बड़े गोले से नष्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉर्वेट्स। कॉर्वेट्स और छोटी शिप्स हो गई, जो आपने कई बार ट्रॉलर वॉलर आपने देखे होंगे, जो कि मछली पकड़ते हैं, तकरीबन उसके बराबर ही, उससे थोड़े से और बड़े होते हैं। कॉर्वेट्स में फास्ट मूविंग होती हैं, क्योंकि छोटी शिप्स है तो और फास्ट चलती हैं ये। और जो है ये कहीं पे छोटा कोई दुश्मन तो किसी कोई भी जो ना चाल चलेगा आपके पास, वो तो फिशिंग बोट के अंदर भी बैठ के आ सकता है। तो ऐसे बोट्स के अंदर उनको जब कोई डाउट होता है तो ये कॉर्वेट्स, और अगला मैं जो बताऊंगा पेट्रोल बोट का इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉर्वेट्स थोड़ा और फास्ट है, उसके पास थोड़े से और ज़्यादा हथियार हैं बनस्पत पेट्रोल बोट। पेट्रोल बोट का सिर्फ काम है कि कहीं पे भी कोई चाहे स्मगलिंग होए,
चाहे कोई गुप्त रूप से कोई आने की कोशिश कर रहा है, तो जहाँ पे भी शक होता है, और शक कहाँ से पैदा होता है कि ऑब्वियसली किसी को कोई काम करना है, एंटी नेशनल काम करना है, तो वो कम्युनिकेट तो करेगा, उसका कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करेगा, उसको पकड़ेगा और पता चलेगा कि हाँ ये बदमाशी कर रहा है, तो वहाँ पे ये पेट्रोल बोट का भेजा जाएगा पता करने के लिए कि वो सही है, अपना आदमी है, अपनी बोट है, अपने देश के लोग हैं या दूसरे देश के लोग हैं, खासतौर से पाकिस्तान वाले। नेक्स्ट आता है टैंकर्स। अब ये जब समुद्र के अंदर जब ये बेड़ा चलता है तो कई दिनों के लिए निकल जाता है, हफ्ते भर, 15 दिन, 1 महीना तक। ऑब्वियसली तो उनको रिक्वायरमेंट जो होती है होते हैं पेट्रोल की। ऑब्वियसली अब वो पेट्रोल तो पूरा का पूरा खुद शिप्स कैरी नहीं करते, तो वो जो फ्यूल है, ईंधन है, वो टैंकर्स के अंदर कैरी किया जाता है। नेक्स्ट है कार्गो कैरियर्स। कार्गो कैरियर्स जो है सिविल साइड में आ जाते हैं, और कार्गो मतलब कि सामान, तो सामान ढोने वाला काम करते हैं। खासतौर से जो हमारे आपने देखा होगा कई जो कंटेनर्स होते हैं, तो कंटेनर्स के अंदर जो सामान जाता है उसको ये ढोते हैं। फिर आता है बल्क कैरियर्स। बल्क कैरियर्स जो है आयरन ओर और मिनरल्स वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट जो है वो हवाई अभी पहले हमारे पास नहीं था देश के पास, ये अभी ब्रिटिश से लाए गए हैं और ये इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर है। समुद्री तट हमारा 1500 किलोमीटर से भी लंबा है, और आजकल ज़्यादा ही बदमाशी होने लगी है समुद्री तट पर, पाकिस्तान से या और लोगों से, बांग्लादेश साइड से भी। तो ये होवरक्राफ्ट जो है समुद्री जो पानी के ऊपर एक तरह से मात्र उड़ते हुए चलते हैं, सरफेस के ऊपर, तो रेजिस्टेंस कम होता है, तो इनकी स्पीड बड़ी ज़्यादा चली जाती है, 30 किलोमीटर के ऊपर भी पानी के ऊपर, तो कि बहुत अधिक स्पीड है। इसके बाद आता है यूटिलिटी शिप्स। नेवी के ऑब्वियसली किसी को चोट लगेगी, कुछ लॉजिस्टिक सामान लेकर जाना है, तो जब चोट वोट लगाने के लिए तो ऑब्वियसली लोगों को नुकसान पहुंचेगा, तो हॉस्पिटल शिप्स बनती है, तो वो यूटिलिटी हो गई। इसी प्रकार से खाना पीना उनको पूर्ति करनी है, तो उसको लेकर जाना है, तो वो भी दूसरे प्रकार के शिप्स होते हैं। ऐसी शिप्स जो सामान लेके जाती है, सामग्री लेके जाते हैं, तो उनको बोलते हैं यूटिलिटी शिप्स। अब इसके बाद आ जाते हैं हम, आज का जो मेन मुद्दा है, 3 कंपनी के बारे में हम जानकारी थोड़ी सी ज़्यादा हासिल करेंगे कि वो क्या करते हैं, कहाँ स्थित हैं और क्या क्या करते हैं। सबसे पहला आता है मझगांव डॉक्स लिमिटेड, शॉर्ट में बोलते हैं MDL। MDL जो है मुंबई में स्थित है, और ये देश का सबसे लीडिंग शिपयार्ड है, जो भी DPSU है। इसकी क्षमता जो है वॉरशिप्स, सबमरीन और मर्चेंट शिप्स अप टू 30,000 DWT, अभी डेड वेट टन्स। अभी ये क्या है डेड वेट टन्स, मैंने वो नाम तो ले लिया। डेड वेट एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने सुना होगा कि जब पानी में कोई चीज चलती है तो उसका वजन कम हो जाता है, तो लेकिन जब जमीन में रखोगे तो उसका वजन एक्चुअल वजन होगा। तो वो एक्चुअल वजन के हिसाब से इनके पास क्षमता रहती है, क्योंकि उसी प्रकार से वहाँ पे क्रेन्स का रिक्वायरमेंट होती है, और उतना ही सामान ये उठा सकते हैं और उतने ही टन्स की शिप्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैपेबिलिटी है वो 30,000 DWT का क्षमता वाली शिप्स बनाई जाती है। MDL जो है वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स, प्रोसेस और प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म्स भी बनते हैं। आज की तारीख में वहाँ का जो बॉस है वो हम इसलिए बता रहे हैं, बाकी सबके में नहीं बताएंगे, लेकिन वहाँ पे वाइस एडमिरल नारायण प्रसाद, AVSM नौसेना मेडल, वहाँ पे उसके अधिकारी हैं, सबसे बड़े अधिकारी। और ये बताना चाहेंगे कि ये नारायण प्रसाद जी जो है शिव कुमार के क्लासमेट रहे हैं, हम दोनों के NDA में साथ कोर्समेट हैं और हमारे साथ के ही हैं। तो वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आगे CMD हैं मझगांव डॉक्स लिमिटेड के, और हमें उनके ऊपर बहुत गर्व है कि वो इस उपाधि तक पहुंचे हैं। अभी MDL जो वॉरशिप बनाता है सबमरीन्स फॉर द इंडियन नेवी और ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स फॉर एसोसिएटेड सपोर्ट वेसल फॉर ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग। दे
बनाता है, टैंकर्स ही बनाते हैं, कार्गो बल्क कैरियर बनाते हैं, पैसेंजर शिप्स बनाते हैं और फेरीज बनाते हैं। अभी ये फेरीज वगैरह भी आपको बैठने का कभी मौका मिलेगा जब आप मुंबई जाओगे, वहाँ एलिफेंटा केव्स जाना है या लक्षद्वीप जाओगे या अंडमान जाओगे तो फेरी में बैठने का मौका मिलेगा। कार्गो बल्क कैरियर्स आप वहाँ पे देखोगे कि गमन चला हुआ है, या इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर खड़े हो जाओगे तो ये सारी शिप्स नजर आएगी दूर दूर से। नाउ एमडीएल जो है जहां तक है ये भारतीय नौसेना के लिए फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, यानी वो डिस्ट्रॉयर जिसके ऊपर गाइडेड मिसाइल्स भी उसके ऊपर प्रावधान लगा हुआ है, कॉर्वेट्स, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, डॉक्स, मिसाइल बोट्स, पेट्रोल बोट्स, ट्रेलिंग, इसका नाम ड्रेजर्स जो होते हैं, ड्रेजर्स मतलब कि जो अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में। तो ये सारी प्रकार की शिप्स बनाई जाती है। ये नया नाम आया है ड्रेजर। अभी ये ड्रेजर क्या होता है कि समुंदर है, समुंदर के अंदर बहुत सारी मिट्टी है और ओशन जो है हमेशा तूफानी उसमें हालत में रहता है, तो मिट्टी बड़ी उठती है। तो जहाँ से शिप का आवागमन होता है तो वहाँ पे ये समुद्री रास्ते में ये सेटल हो जाती है और उसका लेवल उठ जाता है। तब उड़ जाएगा तो क्या होगा, बोट पे ये आने जाने के लिए एक बाधा पड़ जाएगा, चलेगा। तो ये ड्रेजर का काम है उसको साफ सफाई लगातार करते रहना, ताकि हमारी जो शिप्स हैं और या भारी भारी बोट्स हैं वो नीचे उनका जो हल है नीचे टकराए नहीं मिट्टी से। सबमरीन सेक्टर में इस सेगमेंट के अंदर एमडीएल के अंदर सबमरीन्स और स्टेल्थ सबमरीन्स बनाई जाती हैं। एक और ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है स्टेल्थ। ना स्टेल्थ का मतलब ये है जो कि दुश्मन के रडार से बचाव के लिए, अब पूरा तो बचाव नहीं हो सकता लेकिन उसका जो रडार सिग्नेचर है यानी रडार का पिकअप हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है तो आराम से दुश्मन के खेमे में पहुंच जा सकती है और उसको उस पर वॉर साइलेंटली चुपचाप करके वापस भी आ सकती है। अभी ये जो सबमरीन्स है और सरफेस शिप्स हैं दोनों का ही रिपेयर भी एमडीएल में होता है। सिविल साइड में कार्गो शिप्स, कार्गो पैसेंजर शिप्स, प्लेटफॉर्म्स, वेसल्स, टग्स और अन्य वेसल्स भी एमडीएल में बनते हैं। तो यहाँ पे एमडीएल में जब जाएंगे, जो मुंबई के अंदर वही गेटवे ऑफ इंडिया के बहुत नज़दीक में स्थित है, तो देखेंगे बहुत लाइन से शिप्स खड़े हुए हैं और कम से कम 10 से 15 शिप्स एक साथ बन रहे होते हैं। तो लगातार ये बनते रहते हैं, तो बहुत बड़ा डॉकयार्ड है ये। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी शिप्स आज तक इन्होंने बनाई है। तो अभी ये बीच में एक शब्द आ रहा है क्लास। क्लास का शिप है जिस प्रकार से, जैसे आपने बोला ठीक है मारुति 800, तो मारुति तो कंपनी का नाम हो गया, लेकिन जो 800 है वो एक टाइप ऑफ कार हो गई। तो इसी प्रकार से ये नीलगिरी क्लास है, तो नीलगिरी क्लास एक टाइप ऑफ शिप हो गई और फ्रिगेट है ये, और इसके सिर्फ 6 यूनिट्स बनाई है। गोदावरी क्लास फ्रिगेट के 3 यूनिट्स, खुखरी क्लास कॉर्वेट के 2 यूनिट्स और दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर के 15 यूनिट बनाई हुई हैं। शिवालिक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट के 3 जो कि गाइडेड मिसाइल भी उसके अंदर ऊपर लोकेटेड है। फिर कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर। तो ये अन्य नाम है, आपकी जानकारी के लिए। आप तब सोचो, देखोगे गूगल सर्च में तो ये सारे नाम आपको पकड़ में आएंगे और आप इससे पता चल सकता है कि हमारे देश के पास कितने सारी शिप्स हैं जो कि हमारे तट को दुश्मन के नेवी से बचाव कर रही हैं। इसी प्रकार से जो कोस्ट गार्ड के लिए भी शिप्स बनाई हुई हैं, कोस्ट गार्ड वेसल्स 7। तो कोस्ट गार्ड तो अपने देश के सीमा के 220 किलोमीटर तक जो है वो लोकेटेड, जो भी कार्रवाई हो रही होती है उसके ऊपर निगरानी करता है। खास तौर से एंटी स्मगलिंग रोल इनका होता है।
फिर फ्लोटिंग पुलिस स्टेशंस भी हैं, कुछ कुछ स्टेशंस हैं जहां हमारे डेल्टा मतलब कि जहां पे नदी समुद्र से जाकर जुड़ती है, तो हर एक नदी के वहां पर एक डेल्टा है, जैसे कि सुंदरबंस आपने सुना है, गोदावरी का डेल्टा है, नर्मदा का डेल्टा है, कावेरी का डेल्टा है, ये सभी नदियों का जहाँ समुद्र में जाकर, तो वहाँ पे ये कई माश लोग वहाँ का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि वहाँ कोई जाता नहीं है, तो पुलिस वालों को अपनी बोट्स पे बैठकर जाना पड़ता है। कई कई पुलिस चौकियाँ, क्योंकि अब आबादी इतनी बढ़ गई है उन इलाकों में, तो वहाँ बदमाशी जो चलती रहती है, तो पुलिस वालों ने अपनी चौकी, जो कि फ्लोटिंग, पानी का स्तर ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसलिए वो फ्लोटिंग पुलिस स्टेशन बनाए हुए हैं। फास्ट मिसाइल बोट, अगेन ये डेल्टा रीजन में बहुत काम आती हैं। कैडेट ट्रेनिंग शिप्स, जो इंडियन नेवी में ज्वाइन करते हैं जो भी लोग, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए कैडेट ट्रेनिंग शिप भी एमडीएल ने बनाई है। यूटिलिटी शिप्स मैंने बता ही दिया आपको, हॉस्पिटल शिप्स हैं और लॉजिस्टिक्स शिप हैं। दो क्लास की बनी हुई हैं और शिशु कुमार सबमरीन्स 2 बनी है, कलवारी क्लास सबमरीन्स 6 बनी। अब सबमरीन की जो टेक्नोलॉजी थी वो इंडिया के पास नहीं थी, तो इनका जो हमारे पास जो बनी है वो रशियन, फ्रांस और जर्मन टेक्नोलॉजी से बनी है। हाल में जो है अभी न्यूक्लियर सबमरीन का भी और अभी जब हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन की क्षमता सबमरीन और बनती जाएंगी। न्यूक्लियर सबमरीन का सिर्फ फायदा ये होता है कि उसको रिफ्यूल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और एक बार अगर निकल गई समुद्र के अंदर तो कम से कम 1 महीने के ऊपर तक वो समुद्र के अंदर ही रह सकती है, जब तक उसके पास खाने पीने का सामान है। अभी एमडीएल के बाद आता है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है, अगेन ये जो है वास्को डेगामा एक लोकेशन है गोवा के अंदर और वहां पे स्थित है। ये बनी थी 1957 में, हालांकि ये मेजगांव डॉक्स लिमिटेड के पहले बन गई थी। उस समय ये पता है आपको कि गोवा पोर्चुगीज के पास था, और उसी समय ये उन्होंने बनाई थी अपनी नेवी को बनाने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए। तो उसके बाद जब गोवा हमारे देश में समा गया 1961 के अंदर, उसके बाद ये गोवा शिपयार्ड भी इंडिया में आ गया। उसके बाद आने के बाद जो है हाल के अंदर 80s के अंदर जो है इसका, पहले तो बहुत पुराने तरीके का था ये शिपयार्ड, लेकिन फिर इसका उद्धार हुआ और इसको बहुत अच्छा बना दिया गया, मॉडर्न स्टेटस बन दिया गया। तो इसको बहुत ही कहना चाहिए एक अहम रोल अब दे दिया गया है। जो हमारे देश के अंदर अपने ही डिजाइन से शिप्स बन रही हैं वो यहाँ पे बनना शुरू हो गई हैं। ओके, और यहाँ पर होवरक्राफ्ट जो आज तक नहीं बनते थे, अब वो गोवा शिपयार्ड में बनना शुरू हो गए हैं। तो होवरक्राफ्ट जब बनना शुरू हो गए तो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड की क्षमता जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। कई बार ही देखा गया है कि कुछ स्मगलर्स दूसरे देशों के से उनको सपोर्ट मिलता था, तो वो तितर बितर करके भाग कर कहीं टापू में छिप गए, कहीं छिप गए, लेकिन होवर या बोट नहीं ट्रैवल कर सकती, तो उनको पकड़ने के लिए बहुत ही क्षमता बढ़ जाएगी। आपको पता है मुंबई जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, ऐसे टेररिस्ट अटैक से भी बचने के लिए ये होवरक्राफ्ट की जो प्रावधान अभी हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के पास आ गया है, तो उसमें बहुत ही सहायता मिलेगी और खुदा ना खास्ता आगे आने वाले दिनों में कभी ऐसी वारदात नहीं हो पाएगी। ओके, अभी आज तक गोवा शिपयार्ड के अंदर 167 वेसल्स बनाई गई हैं, जिसके अंदर बार्जेस। अब बार्जेस क्या होता है, इसके अंदर गोवा के अंदर आपको पता है कि आयरन का ओर वहां पे काफी प्रावधान है अंदर, तो नदी के रास्ते वहां पे है, तो छोटे छोटे बार्जेस होते हैं, उसमें वो आयरन ओर लेकर आते हैं, उन बार्जेस से फिर डालते हैं कार्गो शिप्स के अंदर,
और फिर कार्गो शिप्स उनके जहाँ पे रिफाइनिंग प्रोसेसेस हैं वहाँ पे उन फैक्ट्री के पास ले जाते हैं। गोवा शिपयार्ड ने डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर भी बनाया है। ये बड़ी बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है, मैंने इसके अंदर जाकर देखा है। ये आज की तारीख में हमारे नेवी के पास कोची के अंदर है। शिप के अंदर जब गोला पड़ जाता है दुश्मन के गोलाबारी से तो छेद हो गया, अब उसके अंदर पानी भरना होता है। जब पानी भरता होता है तो मानो कि वो जहाज डूबना शुरू हो गया। अब जो उसके अंदर जो है फिर उसके बाद टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, तो जो सेलर्स उसके अंदर हैं उनके लिए बहुत ही खतरा पैदा हो जाता है। ये जो सिमुलेटर को ट्रेनिंग देता है कि किस प्रकार से जब गोला आ गया तो जहां पे भी छेद हुआ है उसको सील किया जाए। हालांकि तूफान मचा हुआ है, अप डाउन हो रहा है, शिप को टेढ़ा मेढ़ा रोलिंग हो रही है, पिचिंग हो रही है, लेकिन फिर भी उसके अंदर काम करते रहो और किस प्रकार से उसको जूझो और शिप को प्रोटेक्ट कर लो। उसको जो छेद हुआ है उसको सील करके और कम से कम धीरे धीरे करके कोस्ट पे ले आओ और बच जाए। तो इस प्रकार से ये काम होता है। इसके बाद बनाया है 2 डबल बूम क्रेन्स इसके पास है। हेवी लिफ्टिंग क्रेन्स हैं, क्योंकि अभी जब बनाने का अभी इसका मॉडर्नाइजेशन हुआ है तो इसको इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी शिप्स बनाने का भी काम सौंप रहे हैं। आज तक जो इन्होंने बनाई है वो लैंडिंग क्राफ्ट बनाई है 7। अब ये लैंडिंग क्राफ्ट क्या होता है? दुश्मन हमारे पास बहुत सारे टापू हैं, अंडमान, लक्षद्वीप और भी छोटे छोटे टापू हैं हमारे तट के साथ साथ। दुश्मन कभी कभी क्या है इन टापुओं पर आक्रमण कर सकता है, तो अब उनसे बचाने के लिए और उनके ऊपर हमला करने के लिए हमारी आर्मी की जरूरत पड़ती है। वहां पे नेवी काम नहीं आएगी, तो आर्मी को ले जाने के लिए उन टापुओं के ऊपर लैंडिंग क्राफ्ट का इस्तेमाल होता है। उसके अंदर वो छुप के एक तरह से बैठ के जाते हैं और वहां जाकर उसके ऊपर दुश्मन के ऊपर आक्रमण करते हैं और वापस कब्जा ले लेते हैं या अपने टापुओं को बचाते हैं दुश्मन के आर्मी से। उसके बाद ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं काफ़ी सारे तरीके के, सरयू क्लास, विक्रम क्लास, समर क्लास, अलग अलग तरीके के हैं, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग कंपनी टाइप, और ये सब जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के पास हैं। ओके, इसके बाद जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से संबंधित गोवा शिपयार्ड को फ्यूचरिस्टिक शिप्स का भी ऑर्डर अभी इंडियन गवर्नमेंट दे रही है। इसके अंदर सबसे पहले है इंडियन माइन हंटर क्लास। अभी जब दुश्मन हमारे जब लड़ाई छिड़ती है उस वक्त जो हमारे जहां जहां पे भी शिप्स लोकेटेड हैं, खासतौर से मुंबई इंडियन नेवी का बहुत बड़ा शिप सेंटर है, कोची में, विशाखापट्टनम में, गोवा में तो थोड़ा छोटा है, चेन्नई के अंदर, तो दुश्मन क्या है अपनी सबमरीन भेजेगा चुपके चुपके और उसके ऊपर हमला करेगा ताकि जो हमारे नेवी के ऊपर वो उसको बंदरगाह के ऊपर ही डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, अब ऐसे हालात के अंदर कुछ जगहों पर हमारे नेवी माइंस ले करती है जो कि अंडर वाटर है, और सबमरीन के लिए सबसे हानिकारक जो है ये माइंस है। साथ ही साथ अब उल्टी तरफ से आप देखो कि जब हमारी सबमरीन्स दूसरे खेमे में जाती हैं, दुश्मन के खेमे में, तो उनको भी खतरा होता है माइन से। तो ये माइन हंटर जो है आगे आगे सबमरीन्स के चलती हैं ताकि उनका बंदरगाह के इलाके में उसको डिस्ट्रॉय करें, या बाकी भी फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स भी हैं उनके लिए रास्ता साफ करें। नेक्स्ट है तलवार क्लास फ्रिगेट, जो रशियन टेक्नोलॉजी से बनी हुई है और मिसाइल बोट है ये। इसका भी अभी मैन्युफैक्चरिंग गोवा शिपयार्ड में होगा। फिर बनाया गया है फास्ट पेट्रोल बोट्स फॉर इंडियन आर्मी। अभी आपने नाम सुना होगा पेंगोंग त्सो लेक, जो चाइना बॉर्डर पे स्थित है, और वहाँ पे चाइना ने बहुत अपनी नेवी वहाँ पे बोट, फास्ट बोट लगा रखी है उनकी आर्मी ने। हमारे आर्मी के पास बहुत हल्की पुल्की वहाँ पर बोट्स थी, तो इंडियन आर्मी ने अभी ऑर्डर प्लेस किया है
फास्ट पेट्रोल बोट्स के लिए, ताकि वो चाइना का पेंगोंग त्सो लेक के अंदर उनका काउंटर कर सकें। तो ये पेट्रोल बोट मिलना शुरू हो गई है इंडियन आर्मी को, और अभी उनकी क्षमता वहां पर बहुत बढ़ गई है। फ्यूचर पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स, ये अभी 2 बनाई गई हैं। अभी आपको पता है कि जो शिप्स चलेंगे तो उसमें से ऑयल लीक हो जाएगा, ऑयल लीक होगा तो पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन होगा तो मछली मर जाएगी, मछली मरेगी तो हमारे मछुआरे क्या करेंगे, उनकी कमाई कैसे होगी। तो पॉल्यूशन को सफाई करने के लिए ये शिप्स बनाए गए हैं, ताकि उन इलाके से वो पॉल्यूशन को साफ करें और अपना मछली वहाँ पे पैदावार बढ़े और हमारे मछुआरों को आमदनी ज़्यादा बढ़े। तो ये भी इसका प्रावधान किया गया है। अदर प्रोडक्ट्स जो है टग बोट्स, सरफेस शिप्स, होवरक्राफ्ट, हाई स्पीड, ये सारे के सारे अब जीएसएल में भी बनेंगे। नेक्स्ट आता है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अब कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है सबसे पहले ये सबसे बड़ा हमारा शिपयार्ड है, और यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे समुंदर का जो डेप्थ है बहुत नज़दीक में ही काफ़ी गहरा है। अब गहरा होने के कारण वहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स भी मैन्युफैक्चर की जा सकती हैं। तो ये जो है कोची के अंदर लिमिटेड वहाँ स्थित है, और ये मिनी रत्न स्टेटस अभी इसको मिला हुआ है। ये वहाँ पर हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको भी बनाने में क्षमता रहती है। तो बिल्डिंग प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल्स एंड डबल हल्ड ऑयल टैंकर, डबल हल्ड होता है मतलब कि 2 हल्स, उनका स्टेबिलिटी बड़ी अच्छी थी, ताकि तब समुंदर 20 समुंदर में चले जाए, वहां जितना तूफान आ जाए लेकिन वो पलटेगी नहीं। अभी मैंने शुरू में DWT की बात करी थी, जहां MDL के अंदर सिर्फ 30,000 kg तक DWT की शिप्स बन सकती हैं। वहीं कोचिन शिपयार्ड के अंदर 1,10,000 DWT की शिप्स बन सकती हैं। अब जब इतना ज़्यादा डेड वेट वाली शिप्स बन सकती हैं तो उसी के अंदर आ जाता है हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर। तो हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर अभी बना है विक्रांत, वो कोचिन शिपयार्ड के अंदर ही बना है। यहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल भी है, जहाँ पे शिप बिल्डिंग में और शिप के लिए जो मर्चेंट शिप्स के लिए ट्रेनिंग ग्रेजुएट्स को भी ट्रेन करते हैं। आज अभी और इनकी जो क्षमता है वो 100 स्टूडेंट्स प्रति साल की है। जो सबसे पहले इन्होंने मर्चेंट शिप बनाई थी वो थी रानी पद्मिनी 1981 में, और हमारा जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को भी यही बनाया है। साथ ही साथ जो है छोटी शिप्स भी बनाते हैं ये लोग काफ़ी सारी, और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, ONGC के लिए, और साथ ही साथ अभी तो हमें फॉरेन कंट्री से भी ऑर्डर मिलने लगे हैं। यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्वे वाली कंपनियों से हमें ऑर्डर मिलने लगे हैं, और वो भी ये बहुत गर्व की बात है। हमारा पहले डिफेंस में पूरा ही इंपोर्ट था 100%, आज की तारीख में हमने एक्सपोर्ट भी शुरू करते हैं, तो बहुत गर्व की बात है, और धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाएगा। कोचिन शिपयार्ड के अंदर मेजर ओवरहॉल भी होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर का ओवरहॉल होता है, और बाकी भी छोटी छोटी शिप्स का भी ओवरहॉल होता है। ये समझने वाली बात है कि जब हमारे शिप्स जब समुद्र में जाते हैं, समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है, और जो आयरन और स्टील उसमें बिल्डिंग में बनाते हैं तो उसके अंदर वो खा जाता है, कमजोर हो जाता है, तो वहां से छेद होने का खुद ब खुद छेद होने का डर रहता है, तो वो डूब जाएगा। तो हर 6 महीने हर साल उनका इंस्पेक्शन होता है। ये काम में मेरा भाई भी लगा हुआ है इसके अंदर, जो शिप सर्टिफिकेशन करते हैं कि पूरा शिप का हल जो उसकी बॉडी है वो फिट फॉर है टू सेल इनटू हाई सीज। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अभी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।